नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका शिव शक्ति विद्यालय परिवार की यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम जानते हैं हमारा टॉपिक चल रहा है 12th बायोलॉजी का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंजियोस्पर्म। और क्लास में अपन ने डेवलपमेंट के बारे में बात कर ली थी और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में बात कर ली थी। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में अपन ने बेसिकली ये पढ़ा था कि प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स है वो किस में डिफ्रेंशिएट हो रही है, माइक्रोस्पोर मदर सेल में डिफ्रेंशिएट हो रही है और उसमें कौन सा डिवीज़न हो रहा है, म्यूटिक डिवीज़न हो रहा है, जिससे कितने 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। ये माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्म में अरेंज है। और फिर जो कोशिका द्रव्य विभाजन है, जो साइटोप्लाज्म डिवीज़न है, उसके बारे में बात की थी। वो साइमल्टेनियस भी हो रहा है और सक्सेसिव भी हो रहा है। साइमल्टेनियस किस में हो रहा है उसके बारे में अलग से बात की थी, सक्सेसिव के बारे में बात की थी, पोलिनियम के बारे में बता दिया था, पोलिस्पोरी के बारे में बता दिया था। तो आज जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन रहने वाली है। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर बन गए, किससे बने? माइक्रोस्पोर मदर सेल से। कौन सा डिवीज़न हुआ? मियोटिक डिवीज़न हुआ। मियोटिक डिवीज़न से कितने बने? 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बने। तो आज अपन माइक्रोस्पोर के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। पहली बात तो जो पोलन ग्रेन है इज़ द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ये फर्स्ट सेल है किसकी? मेल गैमेटोफाइट की। तो इसको नोट कर लेता हूँ, आप भी साथ साथ में इसको नोट कर लीजिए। मेल गैमेटो मतलब नर युग्मकोद्भिद की पहली कोशिका है। कौन है? पोलन ग्रेन है। ठीक है ना। ये वर्ड तो बिल्कुल इजी है, ये लाइन तो बहुत इजी है। कुछ इसको क्या एलेबोरेट करेंगे। पोलन ग्रेन को ऐसा भी टर्म दिया जाता है कि ये क्या है? इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट है। इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट है। कौन? पोलन ग्रेन। अब थोड़ा सा पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को बनाता हूँ, फिर मैं स्ट्रक्चर के बाद आपको एक एक चीज़ इसके बारे में डिटेल में बताऊँगा। नेक्स्ट पेज पे इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। ओवरव्यू देख लें आप एक बार स्ट्रक्चर का, ताकि आपको आइडिया रहे कि स्ट्रक्चर लगती कैसी है। देखिए इसको डार्क कर लेंगे, या तो बोर्ड है नहीं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ मैं। ठीक है, साथ साथ में डिस्कस करूँगा। देखिए पोलन ग्रेन की 2 लेयर्स होती है। कितनी लेयर? 2। जो सबसे बाहर वाली लेयर है उसे कहा जाता है एक्साइन, और जो अंदर वाली है उसे कहा जाता है इंटाइन। एक्साइन और इंटाइन, क्लियर है। हिंदी में कहा जाता है बाह्यचूल। अंतःचूल।
ठीक है, ये वाला जो पोर्शन हुआ ये हुआ एक्साइन, ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन हुआ वो है इंटाइन। क्लियर बात हो गई यहाँ तक। ये जो पोर्शन दिख रहा है वो है वैक्यूल। क्या है? वैक्यूल। वैक्यूल, ठीक है। ये जो दिख रहा है वो क्या है? न्यूक्लियस। और ये जो आपको हल्का सा दिख रहा है ये है जर्म पोर। क्या है? जर्म पोर। तो अपन को पता चल गया कि जो पोलन ग्रेन की लेयर्स है वो कितने लेयर है? 2 लेयर है। जो आउटर लेयर है उसे कहा जाता है एक्साइन, हिंदी में बाह्य चोल। जो अंदर की परत है उसे कहा जाता है इंटाइन, अंतःचोल। क्लियर है? जो बाहर की जो परत होती है वो कैसी होती है? थिक होती है, रिजिड होती है। कैसी होती है? थिक होती है, रिजिड होती है और ऑर्नामेंटेड होती है। मतलब ऑर्नामेंटेड मतलब आप समझते हैं ना, अच्छी दिखने वाली। थिक होती है, रिजिड होती है, ऑर्नामेंटेड होती है। और जो बाहर की परत है उसका निर्माण क्यूटीन एंड स्पोरोपोलिनिन से होता है। अब आपको मुझे आज ये बताना है, क्या मैंने स्पोरोपोलिनिन वर्ड पहले कहीं यूज़ किया है क्या इसी चैप्टर में? और किया है तो कहाँ किया है? तो मतलब एक्साइन मेड अप ऑफ क्यूटीन एंड स्पोरोपोलिनिन। मतलब एक्साइन का निर्माण किससे होता है? क्यूटीन से होता है और स्पोरोपोलिनिन से होता है। अब स्पोरोपोलिनिन का नाम आया है तो स्पोरोपोलिनिन के बारे में बता देता हूँ कि ये बहुत ही हाईली रेजिस्टेंट मटेरियल है। कैसा मटेरियल है? हाईली रेजिस्टेंट मटेरियल है। हिंदी मीडियम के विद्यार्थी ध्यान से सुनेंगे। स्पोरोपोलिनिन रासायनिक व जैविक अपघटन क्रियाओं के लिए प्रतिरोधी होता है। मतलब रासायनिक और जैविक अपघटन की कोई भी क्रिया होगी उसके लिए प्रतिरोधी होगा। इंग्लिश मीडियम वाले ये टर्म याद रख ले, ये हाईली रेजिस्टेंट है। ये हाईली रेजिस्टेंट है। इसी गुण की वजह से परागकण की भित्तियाँ जीवाश्मों में लंबे समय तक सुरक्षित रह सकती है। मतलब जीवाश्मों के रूप में बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रह सकती है इसी गुण की वजह से। क्लियर बात है? यहाँ तक अपन को एक एक चीज़ समझ में आ गई। एक्साइन के बारे में पता चल गई कि आउटर मोस्ट लेयर है, कैसी होती है? थिक होती है, रिजिड होती है, ऑर्नामेंटल होती है और क्यूटीन और स्पोरोपोलिन से मिलकर बनी हुई होती है। यहीं अपन इंटाइन की बात करें तो इंटाइन होती है थिन, सॉफ्ट और इलास्टिक इन नेचर। कैसी होती है? थिन, सॉफ्ट, इलास्टिक इन नेचर। ये पेक्टोसेलुलोज से बनी हुई होती है। किससे बनी हुई होती है? पेक्टोसेलुलोज। पेक्टोसेलुलोज का मतलब हुआ पैक्टिन प्लस सेलुलोज। क्या मतलब हुआ? पैक्टिन प्लस सेलुलोज। यहाँ तक एकदम क्लियर, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। एक्साइन के बारे में कुछ और बातें बताता हूँ। एक्साइन में कैरोटिनॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। और कैरोटिनॉइड्स बेसिकली क्या है? पिगमेंट। क्या है? पिगमेंट है जो परागकण को या पोलन ग्रेन को पीला रंग प्रदान करते हैं। मतलब पोलन ग्रेन का कलर होता है, आप ध्यान से देखेंगे तो पोलन ग्रेन का आपको कलर दिखेगा। तो वो कलर किसकी वजह से है? वो कलर किसकी वजह से आया? वो कलर किसी न किसी पिगमेंट की वजह से आएगा। और कौन से पिगमेंट की वजह से आया? वो कैरोटिनॉइड्स की वजह से आया। किसकी वजह से आया? कैरोटिनॉइड की वजह से आया। क्लियर है बात? आगे चलें। ये जो एक्साइन है इसके ऊपर बहुत से अलग अलग टाइप के शेप पाए जाते हैं, जिसे हिंदी में कहे जाएंगे अलंकरण पाए जाते हैं। अलंकरण का फ़ायदा ये होगा कि अलंकरण के बेसिस पे अपन फ्लावर की स्पीसीज या फैमिली को
अलग अलग भागों में बांट के देख सकते हैं। मतलब अपने को विभाजन मतलब डिवीज़न करना होगा, तब अपने लिए बहुत इजी होगा कि मतलब अपन किसी भी अलंकरण की सहायता से जो टेक्सोनॉमी के पॉइंट से देखें अपन, तो अपन अलग अलग प्रजातियों को पहचानने में अपन को आसानी होगी। तो ये भी एक इसका इम्पोर्टेंट और की फीचर है कि बाह्य छोर पर विभिन्न प्रकार के अलंकरण पाए जाते हैं जो विभिन्न प्रजातियों को पहचानने में उपयोगी होते हैं। क्लियर बात है यहाँ? अब ध्यान से सुनिए, जो एक्साइन है, उसके ऊपर कुछ कमज़ोर स्थान पाए जाते हैं, जिसे कहा जाए, इंग्लिश में कहूँ तो वीकर सेक्शन प्रेजेंट होते हैं। उन वीकर सेक्शन को कहा जाता है जर्म पोर। क्या कहा जाता है? जर्म पोर या जर्मिनेशन पोर। देखिए, यहाँ तक मैंने आपको बताया कि एक्साइन बहुत कैसी है, बहुत मजबूत है, रिजिड है, बहुत मजबूत है। अगर बहुत मजबूत है तभी तो इतनी हाईली मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में भी पोलन ग्रेन को बचा के रखती है। तो पोलन ग्रेन को बचा के रखेगी तो अपन को ये होगा, जब अपन पोलन पिस्टल इंटरेक्शन पढ़ेंगे तो पोलन से क्या निकलती है, पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब निकलेगी। तो पोलन ट्यूब जब पूरा रीजन बहुत ही मजबूत है तो वो पोलन ट्यूब बाहर कहाँ से निकलेगी? तो क्या होता है, एक्साइन के ऊपर कुछ वीकर सेक्शन, कमज़ोर स्थल या कमज़ोर छिद्र पाए जाते हैं। उन छिद्रों को कहा जाता है जर्मिनेशन पोर। तो इन्हीं जर्मिनेशन पोर में से क्या बाहर निकलती है? पोलन ट्यूब बाहर निकलती है। इन्हीं जर्मिनेशन पोर से पोलन ट्यूब बाहर निकलती है। क्लियर है यहाँ तक? अगर मैं डाइकोट की बात करूं, द्विबीजपत्रियों की, तो उसमें 3 जनन छिद्र पाए जाते हैं। कितने जनन छिद्र? 3 जर्मिनेशन पोर प्रेजेंट होते हैं। और मैं मोनोकॉट की बात करूं तो उसमें 1 जर्मिनेशन पोर पाया जाता है, 1 जनन छिद्र पाया जाता है। क्लियर हो गई बात? तो वहाँ मैंने हल्का सा ईच करके बताया था, वो क्या था? जर्म पोर। मतलब वो बाहर की सरफेस के ऊपर जो वीकर सेक्शन है उसे कहा गया जर्म पोर। वो जर्म पोर क्यों है? क्योंकि वहाँ से पोलन ट्यूब बाहर निकलेगी। अगर क्या पोलन ट्यूब बाहर नहीं निकलेगी तो आगे निषेचन, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। क्लियर बात है? आगे चलें। बिल्कुल। अब एक और बात, ये जो स्टडी है उसके बारे में बाद में बात कर लेंगे क्योंकि वो बहुत थ्योरी वाला एस्पेक्ट है। जो कीट द्वारा पारगित पुष्प होते हैं या परागित पुष्प होते हैं, उनके परागकणों पर एक ऑयली लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है ना? तो उसे अपन पोलन किट कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलन किट कहते हैं। थोड़ा हिंदी में क्लिष्ट पड़ेगा, इंग्लिश में बताऊंगा तो थोड़ा इजी रहेगा। The plants in which pollination takes place by insect, वो वाले प्लांट जिसमें पोलिनेशन किसकी मदद से हो रहा है? इंसेक्ट की मदद से हो रहा है। Their pollen grains have a oily layer around the pollen grain. It's called as pollen kit। और हिंदी में ये बहुत टफ होता है अपने लिए क्योंकि कीट द्वारा पारगित पुष्प के पराग कणों पर एक तेलीय परत पाई जाती है जिसे पोलन किट कहा जाता है। तो मतलब अपन को यहाँ तक पता चल गया, लिख लेता हूँ इसे ताकि आपको याद भी रहेगा। द प्लांट्स इन विच pollination takes place by insects, their pollen grains having oily layer around the pollen grain।
known as pollen kit. It's called pollen kits. हिंदी मीडियम के विद्यार्थी ध्यान देवे, कीट द्वारा पारगित पुष्पों के परागकणों पर एक तेलीय परत पाई जाती है जिसे पोलन किट कहा जाता है। और पोलन किट पदार्थ टैपिटल सेल्स से प्राप्त किया जाता है। कौन सी कोशिकाओं से प्राप्त किया जाता है? टैपिटल सेल से प्राप्त किया जाता है। और ये जो किससे निर्मित होता है? ये निर्मित होता है, पोलन किट की बात चल रही है, लिपिड और कैरोटीनॉइड से। लिपिड्स और कैरोटीनॉइड किससे निर्मित होता है? लिपिड से और कैरोटीनॉइड से निर्मित होता है। यहाँ तक एकदम क्लियर। अब जब अपन ने इतनी बात पढ़ी तो ये पोलन किट के फंक्शंस क्या हैं उसके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। फंक्शंस ऑफ पोलन किट। सबसे पहली बात ध्यान से सुनिए, इसके बाहर एक ऑयली लेयर है। ऑयली लेयर होने की वजह से वो इसको प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल यूवी रेज से। हार्मफुल यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी प्रकाश की किरणों से। इसका बाहरी सरफेस कैसा है? ऑयली है। ऑयली का मतलब स्टिकी है। स्टिकी का मतलब चिपचिपा है। चिपचिपा होने की वजह से ये इंसेक्ट से आसानी से चिपक जाता है। ये चिपचिपा होने की वजह से इंसेक्ट से आसानी से चिपक जाएगा, जिससे परागण में मदद मिलेगी। with the insects, with the insects। यहाँ तक एकदम क्लियर है। कैसा कलर है इसका? कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट होने की वजह से येलो कलर है। येलो कलर किसको अट्रैक्ट करेगा? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है ना? यहाँ तक एकदम क्लियर है। अब अपन ने जंप पोर के बारे में बात की, तो जाते जाते मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में, बोर्ड में नहीं है लेकिन बताते हुए जाऊंगा। इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा था कि पहले आपका जो बोर्ड के प्रोस्पेक्ट है वो बता दूं। अब थोड़ा सा नीट के प्रोस्पेक्ट से बता देता हूँ। अगर मैं आपसे टाइप्स ऑफ जंप पोर की बात करूँ, टाइप्स ऑफ जंप पोर, ठीक है, तो एक जंप होता है पोरेट जंप। पोरेट जंप अलग पेन से थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ। ये आपको जंप दिखाई दे रहा है। ये है आपका पोरेट जंप। कौन सा है? पोरेट जंप। एक और जंप पोर के बारे में बात करते हैं, कोलपेट जंप पोर के बारे में बात करते हैं। इसका जो पोर है वो बिल्कुल आपको राउंड शेप में दिखाई दे रहा है। तो ये जो राउंड शेप में दिखाई दे रहा है इसलिए इसको कहा गया पोरेट जंप पोर कहा गया। ठीक है, सर्कुलर जंप पोर कहा गया। अब मैं आपको दूसरा जंप पोर के बारे में बात करता हूँ। कोलपेट जंप पोर। ये कैसा दिखाई दे रहा है अपन को? लेंस जैसा। ठीक है, इसे कहा गया कोलपेट जंप पोर। इन दोनों की खास बात, ये दोनों किस में प्रेजेंट होते हैं? डाइकोट्स में। किस में? डाइकोट्स में। द्विबीजपत्रियों में ये प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? अब मैं यहाँ बात करूँ मोनोकॉट की।
उसके अंदर ध्यान से देखिएगा, मोनोकोट की बात करता हूँ तो एक जर्मिनल फुरो मतलब एक खांच टाइप की स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी, जिसे कह रहा हूँ मैं जर्मिनल फुरो। आ नहीं रही है, यहाँ आ नहीं रहा था डिस्प्ले में। तो ये जर्मिनल फ्लोरो दिखाई दे रही है अपन को, एक खांच टाइप की, एक ग्रूव टाइप की, ठीक है। इस टाइप का जो जर्म पोर है वो किस में परसेंट होता है? मोनोकोट। किस में परसेंट होता है? मोनोकोट्स में परसेंट होता है। तो यहाँ तक अपन ने आज स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर के बारे में बात की और अपन ने ये बताया कि माइक्रोस्पोर की स्ट्रक्चर कैसी होती है, पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में पूरी बात कर ली। एक्साइन क्या होता है, इंटाइन क्या होता है, एक्साइन जो है वो किससे बना हुआ है, इंटाइन किससे बना हुआ है, वीकेट सेक्शन क्या है, और जर्म पोर्स क्या होते हैं, जर्म पोर्स के टाइप क्या होते हैं, पोलन किट क्या होता है। पोलन किट 1 नंबर का आ सकता है। पोलन ग्रेन की जो ये पूरी स्ट्रक्चर है वो 2 नंबर का क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी इस बार, तो कम्प्लीटली तैयार करना। और मैं तो आपको कह रहा हूँ टाइप्स ऑफ जर्म पोर तक लिख के आना अगर आपके पास बोर्ड में समय हो तो, ताकि कॉपी का प्रेजेंटेशन अच्छा होगा और आपने पढ़ा है तो कहीं ना कहीं उसको इम्प्लीमेंट ज़रूर कीजिए। तो अगली क्लास में अपन पोलिनेशन डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट, पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि ये कब तक लॉकडाउन या कब तक ये लगातार ये प्रक्रियाएं चलती रहेगी जहाँ अपन विधिवत क्लासरूम में नहीं पढ़ पाएंगे, तो अपन भी थोड़ा अपने पास डिटेल में पढ़ने के लिए वक्त है तो अपन बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास आपकी मंडे को होगी, संडे को कोई क्लास नहीं होगी, तो नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहे। मंडे को अपन अगला टॉपिक जो अपना होगा वहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। और एक और चीज़ आपकी जानकारी के लिए दे दूँ कि अगर ये टॉपिक इस वीक में कंप्लीट हो जाता है तो इस टॉपिक के बारे में मैं आपसे एक क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर MCQs की एक सीरीज़ लेके आऊँगा, वो अपन लाइव सॉल्व करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।